नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं। यह परीक्षा पूरे भारतवर्ष में होती हैं। अलग अलग स्टेट अलग अलग तारीखों में अलग अलग महीनों में इसे आयोजित करते हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रतिवर्ष आपको जो है स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत गणित के 20 प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और जानेंगे कि इस परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि यदि 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें चर राशि y का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए यहां पर हम जो समीकरण के जो नियम है उनका उपयोग करते हैं कि जब समीकरण के दोनों पक्षों में है ना चर समान चर राशियां होती है तो उन्हें किसी भी एक पक्ष में एकीकृत कर लिया जाता है, साथ में लिख लिया जाता है उनका पक्षांतर करके। और पक्षांतर करने पर इनकी जो संक्रिया होती है, क्रिया होती है, वे बदल जाती हैं। जैसे धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ऋण y को बाएं पक्ष में ले जा रहे हैं तो ऋण का हो जाएगा धन, यानी 2y धन y बराबर क्या बचा 26/3। अब यहां पर धन 5/3 है, इसका हम पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 5/3। ठीक है ना, क्योंकि पक्षांतर करने पर इनकी जो संक्रिया होती है बदल जाती है। या जोड़ की संक्रिया हो रही थी, जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर घटाव की संक्रिया हो जाती है। अब समान चर राशि जोड़ लेंगे, 2y और 1y, ये हो जाता है 3y। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि इन परीक्षाओं में प्रश्नों को पूरे हल नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, बल्कि प्रश्नों को जो है एकदम शॉर्टकट मेथड से हल किया जाता है ना। अब देखिए, जब दोनों भिन्नों के हर समान हो तो इनके जो अंश हैं इनमें क्रिया होती है, या माइनस है तो यहाँ माइनस की क्रिया हो जाएगी, यानी 26 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 21/3। अब दोनों संख्याएं 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3y/7। अब y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर हो जाएगा 7/3, क्योंकि 3 y के साथ में गुणा की क्रिया कर रही है। जब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो भाग की क्रिया करती है, यानी बटे में चली जाती है। तो यहां पर y का जो मान होगा 7/3, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या की योगात्मक पहचान क्या है, यानी व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए योगात्मक पहचान के लिए एक ऐसी संख्या चुनी जाती है जिसे किसी भी परिमेय संख्या में हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है शून्य, है ना। कैसे, देखिए कोई सी भी परिमेय संख्या ले लिया, जैसे 2/5 लिया आपने, है ना, इसमें शून्य को जोड़ा तो इनका योगफल भी 2/5 ही आता है, यानी इस परिमेय संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे किसी भी परिमेय संख्या में जोड़े और योगफल प्राप्त होने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी संख्या कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न क्रमांक 3, एक वर्गाकार
कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का माप सेंटीमीटर में कितना होगा या क्या होगा। हम देख रहे हैं कि यहां पर दिया हुआ है हमें वर्गाकार कैरम बोर्ड। वर्ग के आकार का, यानी हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये वर्ग है ना, इसकी चारों भुजा हो गई बराबर। क्या आप एनएमएमएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? सक्सेस स्टडी बालोदा आपके लिए सबसे उत्तम समाधान लेकर आया है। यहाँ आपको एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी हेतु सभी विषयों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। प्रत्येक विषय के गहन विश्लेषण के साथ सर्वोत्तम तैयारी संभव होगी। हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पत्र आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अब आपको तैयारी के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस स्टडी बालोदा पर सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। एनएमएमएस परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का यह आपका सुनहरा अवसर है। सक्सेस स्टडी बालोदा, सफलता अब आपके सही हाथ में गई है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी भुजा मान लिया ए, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये हो जाएगी, यानी इसकी जो लंबाई है ना, ए हमने ए सेंटीमीटर मान ली है। अब चूंकि वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं ही बराबर होती है, ठीक है, तो जब चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 4a, ठीक है, जबकि प्रश्न में हमें दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर 320 बटे 4। अब 4 से हम 320 को डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, शून्य के शून्य, यानी ए का मान हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये समझने के लिए है, जब आप पूरी तरह समझ जाएंगे, है ना, तो हम जानते हैं कि वर्गाकार जो भी आकृति होती है उसकी 4 भुजाएं होती है ना, और चारों भुजाएं होती है बराबर। उसकी भुजा की माप ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 320 में 4 का भाग लगा देंगे तो सीधा उत्तर हमारा जाएगा 80 सेंटीमीटर। बस इतना सा है, यानी मुश्किल से 30 सेकंड का प्रश्न है ये, लेकिन ये पूरा आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करें। प्रश्न क्रमांक 4, किसी चतुर्भुज की रचना के लिए न्यूनतम कितने अवयव आवश्यक हैं। या इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी चतुर्भुज की रचना के लिए न्यूनतम कितनी विशेषताएं होना चाहिए, या उसमें कितने न्यूनतम फीचर्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी चतुर्भुज रचना करने के लिए हमें न्यूनतम 5 फीचर होने जरूरी है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यूलर के सूत्र को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर 3 सूत्र दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये हमें याद होना चाहिए कि जो यूलर होता है इसका सूत्र क्या है और हमें कहां काम आता है। तो देखिए, ये जो यूलर सूत्र होता है, ये जो 3D आकृतियां होती हैं उनमें काम आता है। अब यहां पर इनके जो संकेत दिए हुए हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। एफ यानी क्या, एफ जो है यह फलक के लिए यूज किया जाता है ना, ठीक है। वी जो होता है यह शीर्ष के लिए यूज किया जाता है, और ई जो होता है ये कोने, है ना, या किनारे, है ना, किनारे के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, किनारों के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम एक यहाँ पर आकृति लेते हैं 3D इस प्रकार से और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये आपकी 3D आकृति बन जाती है, ठीक है, ऐसे। ये ठीक है ना, ये घना बन गया है। अब इसमें देख रहे हैं कि फलक क्या होता है, ये सामने जो हिस्सा में दिखाई देता है ये कहलाता है फलक, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो घन या घनाभ होता है इसमें कितने फलक होते हैं, 6। कितने फलक होंगे, 6, एक आगे एक पीछे, है ना, 2, एक नीचे एक ऊपर, 4, एक दाएं और एक बाएं, ये 6 हो गए, ठीक है। अब शीर्ष किसे कहते हैं, जब ये दो भुजाएं किसी बिंदु में मिलती हैं ये कहलाता है शीर्ष, है ना। ये 2 3 4 5 6
7 और ये 8, यानी 8 हो गए, ये शीर्ष हो गए, ठीक है ना। और ई भार इजेस यानी किनारे, ये जो भुजा होती है ये कहलाती है, ई के लिए है ना, इस कहते हैं, ये होती है एजेस कहलाती है भुजाएं। ये कितनी हो गई 4, और ये 4 पीछे हो गई, है ना, 8 9 10 11 और ये 12 हो गई। यानी घन या घनाभ होता है, इसमें जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब इनका हम इसमें मान रख करके सिद्ध कर सकते हैं कि तीनों ही सूत्र हमारे जो है यूलर के सूत्र होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किसमें बदल देते हैं? ए लाइन, बी कोण, सी वृत्त और डी प्रतिशत। तो पाई चार्ट में हम आंकड़ों को जो है कोण के रूप में बदल देते हैं। कोण यानी केंद्रीय कोण, है ना, यहां पर जो ऑप्शन केंद्रीय कोण भी आ सकता है, ठीक है ना। और केंद्रीय कोण में बदलने के बाद में हम आंकड़ों को एक जो वृत्त होता है उसके अंदर दर्शाया जाता है इस प्रकार से, है ना, आपने देखा होगा, ये कहलाता है आपका पाई चार्ट, ठीक है ना। इसमें विभिन्न जो अवयव होते हैं इनको इस प्रकार से, ये कहलाता है केंद्रीय कोण, ठीक है ना। तो केंद्रीय कोण में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 3x है ना और 74 दिया हुआ है, ये संख्या है, ये 9 से विभाज्य हैं, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखिए यहां पर हमें 9 से विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। अब फिर हम देख लेते हैं कि 9 का नियम क्या है। 9 का नियम यह है कि संख्या कोई सी भी हो, है ना, 2 अंक या 2 अंकों से अधिक कितने अंक हो सकती है, उसके अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो उनके अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए, या हम सीधी सीधी बात करें तो 9 के भाड़े में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि 9 के भाड़े में उनका जोड़ आता है तो पूर्ण संख्या जो है, पूरी संख्या है वो 9 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है। हम एक छोटा उदाहरण लेते पहले, देखिए ये 441 है, इसमें 3 अंक हैं, 4 धन 4 धन 1, इनको जोड़ लिया, इनका जोड़ कितना आया, 4 और 4 8 और 1 9। अब 9 में 9 का भाज्य आ रहा है, ये 9 से भाज्य है, ये कह सकते हैं 9 9 के बड़ा आता है, इसलिए संख्या 441 है, यह 9 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। आप इसी नियम का प्रयोग यहां करेंगे, तो देखिए यहां पर 3 धन 1 धन 7 धन 4 कितना हो रहा है, 3 और 7 10 10 और 4 14 धन x, ठीक है ना, ये हो रहा है। अब यहां पूछा गया है न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम से कम, तो 9 का भाड़ा बोलते हैं 9 कम 9 और 9 दूनी 18। तो हम देखते हैं इनका योग 9 आ ही सकता है, ये ऑलरेडी 14 है, तो इसका अगला योग कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 18 यहाँ दिया हुआ है, 18 में से हम क्या करेंगे, 14 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4, ये 4 होगी x की वैल्यू, है ना। यानी यहां पर x का जो न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा, 4 होगा, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।